चलिए दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए पलक हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मेरे प्यारे साथी वर्ग 2 की चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास या फिर कह दें कुछ मोस्ट प्रश्न लेकर आया हूँ, जिनको एक बार ज़रूर आप लोगों को पढ़ना है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। हो सकता है आपकी चयन परीक्षा जो अगस्त में होने वाली है उसमें कुछ प्रश्न आप लोगों को इससे मिल जाएं, और मेरा उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हुए हैं, मोस्ट हैं और इनके आने की पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है 52 से चलते हैं। इसका पहला वीडियो मैं आप लोगों को प्रेषित कर चुका हूं, जिसमें से 1 से 50 तक प्रश्न थे, यानी 50 प्रश्नों का वीडियो मैं आप लोगों के पास भेज चुका हूं। आज हम अगले 50 प्रश्नों को और देखने वाले हैं। मॉक टेस्ट के रूप में इन प्रश्नों को आप सभी लोग ज़रूर एक बार हल कर लें। चलिए समय न लेते हुए शुरू करते हैं, और आप लोग अपने आंसर ज़रूर कमेंट में बताएं कि किसके कितने आंसर सही हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? जो फणीश्वरनाथ रेणु हैं आंचलिक उपन्यासकार, उनके द्वारा लिखी एक कहानी का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर ये होगा रसप्रिया। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी रसप्रिया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन से? जो सांप्रदायिक समस्याओं को लेकर एक उपन्यास लिखा गया है वो उपन्यास तमस, और इसके जो लेखक हैं भीष्म साहनी। तमस सांप्रदायिक समस्याओं पर लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यास का जो युग्म है सही नहीं है? आपको बताना है कि ये उपन्यास और उसका लेखक सही है कि नहीं है। पहला है महाभोज मन्नू भंडारी, बिल्कुल सही आंसर है। और आवा चित्रा मृदुगल, ये भी सही है। आवा चित्रा मुदगल ने लिखा था। और तमस राजी सेठ ने लिखा था। और इसके बाद जो तत्सम है, तत्सम राजी सेठ ने लिखा था। और मुझे चांद चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा। तो ये जो युग्म है ये सही नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो जो पहला गिरमिटिया उपन्यास है ये किसको केंद्र में लेकर लिखा गया था? तो महात्मा गांधी के ऊपर लिखा गया था, यानी महात्मा गांधी को केंद्र में रख करके पहला गिरमिटिया उपन्यास लिखा गया था। अगला प्रश्न है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो दुखम सुखम भैया ममता कालिया ने लिखा था। दुखम सुखम उपन्यास किसने लिखा था? ममता कालिया ने लिखा था भैया। किसने लिखा था? ममता कालिया ने। अगला प्रश्न है। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? यानी पाप और पुण्य के बारे में जो चर्चा हुई है वो चित्रलेखा उपन्यास में हुई। चित्रलेखा उपन्यास में पाप और पुण्य के बारे में प्रश्नों का उजागर किया गया है। और अगला जो प्रश्न है, वह पथ बंधु था। वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक जो हैं नरेश मेहता हैं। वह पथ बंधु था। वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक नरेश मेहता हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 60। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाटक कृति का नाम? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो एक नाटक लिखा है उस नाटक रचना का नाम बताना है। तो बकरी, ये वेरी मोस्ट प्रश्न है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो नाटक है वो बकरी। अगला प्रश्न है।
भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। देखिए इसमें एक कथन है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि जो भक्ति आंदोलन है वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। अगला है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज एक आलोचनात्मक विधा है, आलोचना विधा है। अगला प्रश्न है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये जो नाटक है ये किसका लिखा हुआ नाटक है? सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए और रंगमंच के लिए नाटक नहीं। कितना अच्छा कथन कहा है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए और रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, ना कि रंगमंच के लिए नाटक। अगला प्रश्न है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक, जो मध्यम वर्गीय है, मध्यम वर्गीय समाज की पारिवारिक समस्याओं को उजागर करने वाला नाटक आधे अधूरे जो नाटक है वो मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, देश की विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? मतलब देश के विभाजन की त्रासदी जो उपन्यास, देश के विभाजन की त्रासदी से जो उपन्यास संबंधित है वो कौन सा है? झूठा सच। झूठा सच जो उपन्यास है वो देश विभाजन की त्रासदी समस्याओं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 67 का, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक, कितना अच्छा प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं वो हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है, मतलब दलित समाज से संबंधित आत्मकथाएं कुछ लिखी गई थी, रचनाएं, जिसमें से दलित पूछा गया है कि इसमें आत्मकथा नहीं है। तो बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखा गया मेरी असफलताएं, ये दलित उपन्यास की श्रेणी में नहीं आता है, या दलित रचना नहीं है, या दलित आत्मकथा नहीं है, क्योंकि बाबू गुलाब राय ने आत्म परक, जो ये कहते हैं आत्मपरक निबंध है मेरी असफलताएं, ये दलित रचना नहीं है, यह कहते हैं दलित आत्मकथा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? रेखा चित्र विधा के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो कठगुलाब, जो कठगुलाब है ये रेखा चित्र विधा नहीं है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़े का बाजार, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो ये रिपोर्टाज विधा के अंतर्गत आता है। और अर्धकथानक जो रचना है ये किस विधा के अंतर्गत है? तो अर्धकथानक एक आत्मकथा रचना है। अगला, निम्न में किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो नया, ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया बिल्कुल सही है, और पहल, ज्ञानरंजन ये सही है, तद्भव, अखिलेश ये सही है, दस्तावेज, रामचंद्र तिवारी जी आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्मीपुरा, ये सुना होगा आप सभी ने नाम। लक्ष्मीपुरा जो विधा है वो कौन सी विधा है? तो लक्ष्मीपुरा जो रचना है ये रिपोर्टाज विधा के अंतर्गत आती है। अगला है, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कोलकाता से। वागर्थ पत्रिका जो थी, वागर्थ पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होती थी।
अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो अकाल पुरुष गांधी जो रचना है वह है जैनेंद्र कुमार की। जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखी गई जीवनी है, क्योंकि जीवनी किसी दूसरे के ऊपर लिखी जाती है, तो अकाल पुरुष गांधी जो जीवनी है वो जैनेंद्र कुमार ने लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 76 नंबर का है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। किस शब्द में द्वंद्व समास है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण पाप और पुण्य, यानी पाप पुण्य, ये द्वंद्व समास है। शोकाकुल शोक से आतुर, सर्वोत्तम सबसे है जो उत्तम, वीर पुरुष वीर है जो पुरुष, पाप और पुण्य पाप पुण्य, द्वंद्व समास। निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? दोहा मात्रिक है, चौपाई मात्रिक है और रूला मात्रिक है। जो सवैया है ये वर्णिक गण छंद है, इसमें एक गण शब्द और जोड़ दिया जाता है, वर्णिक गण छंद सवैया। अगला, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद, परम है जो आनंद, उसे परमानंद कहते हैं। क्या बात है दोस्तों, परमानंद परम है जो आनंद। कर्मधारय समास का उदाहरण है। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो है जुगुप्सा। निम्न में से कौन अर्थालंकार नहीं है? तो यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये आपके अर्थालंकार हैं। और जो रूपक अलंकार है ये शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये सब शब्दालंकार के हैं। और अर्थालंकार में यमक, श्लेष, वक्रोक्ति ये सब आपके अर्थालंकार में आते हैं। वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वह है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। चलिए अगला प्रश्न। समर्थ थी जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। समरस थी जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। पंक्ति में कौन सा रस है? तो शांत रस का उदाहरण है दोस्तों ये, शांत रस। इस पंक्ति में शांत रस। पंचवटी में कौन सा समास है? तो ये आप सबको पता होगा। पंचवटी जो पहला पद संख्यावाची होता है जिस समास का, वहाँ पर द्विगु समास होता है, तो द्विगु समास का उदाहरण है पंचवटी में द्विगु समास। अगला, बिनु पद चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो असंगति, क्योंकि बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है, मतलब इसमें कोई संगति नहीं बैठ रही है। और जब कारण के बिना कार होता है तो वहाँ पर एक और अलंकार होता है विभावना, जिसका नाम है विभावना, विभावना अलंकार। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है, विभावना अलंकार है नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर वहाँ पर हमें संगति और असंगति के बारे में देखना है। तो यहाँ पर कोई संगति नहीं बैठ रही है, इसलिए असंगति, मतलब कार्य और कारण में कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पर असंगति है। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। तो अर्ध स्वर कौन कौन से हैं ये आपको पता है। तो ये यहाँ पर जो या है ये अर्ध स्वर कहलाता है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम, तो बिहारी में 3 बोलियाँ आती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो मगही का नाम इसमें दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, भो मैम। ठीक है, तो भो से हो गया भोजपुरी, मै से हो गया मैथिली और माँ से हो गया मगही।
ये 3 बिहारी के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें आपका जो आंसर है वो मगही सही है। अगला है पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी तो पश्चिमी हिंदी में देखिए 5 आती हैं। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 5 आती हैं। तो उन 5 में से ढूंढना है कि कौन सी है। तो मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी। तो इसमें जो कन्नौजी है, कन्नौजी ये पश्चिमी के अंतर्गत आती है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बाल गंगाधर खेर थे, और इसी से खेर समिति का आयोजन भी किया गया था, और खेर आयोग या खेर समिति के नाम से भी जाना जाता है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो राजभाषा, हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया था वो अनुच्छेद 343। तो 343 से लेकर के 352 तक का जो प्रावधान है ये पूरा हिंदी राजभाषा से संबंधित है। लेकिन इसमें कहा गया है कि हिंदी को राजभाषा या संघ की भाषा स्वीकार किया गया था, तब हम कह सकते हैं कि ये 343 में। अगला भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। देखिए सार्थक भी पूछा गया है और लघुत्तम मतलब ऐसी इकाई जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। तो सबसे छोटी इकाई शब्द एक ऐसी इकाई होती है जिसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता है। अगला है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण जो ध्वनियाँ हैं वो वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो दूसरा और जो चौथा शब्द होता है वो वर्ण होता है वर्ग में दूसरा और चौथा। जैसे कह दें का, खा, ग, घ, अंग। तो इसमें महाप्राण दूसरा और चौथा जी आपके दोनों किस में आएंगे? महाप्राण में आएंगे, और का, गा और अंगा जी आएंगे आपकी अल्प प्राण में, यानी पहला तीसरा। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा इसका सही है, और इसमें पहला तीसरा और पांचवा जी आपके अल्प प्राण में गिने जाते हैं। अगला है ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ब्रज भाषा जो है वो सरगुजा में नहीं बोली जाती है। अहेतुकी शब्द का शुद्ध रूप अहेतुकी। तो अहेतुकी यहाँ पर हमें 2 मात्राएं लगाई जाएंगी। अहे होता है अहेतुकी। किस शब्द में औपसर्ग नहीं है? तो आदरणीय, आदरणीय। तो आदर में औपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे आजन्म, जन्म में आजन्म, गमन और आकर्षक तो कर्षक में तो आदरणीय में औपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगत प्लस नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण है ये, जगत प्लस नाथ। उद्योग का संधि विच्छेद कीजिए तो उत प्लस योग, उद्योग का होगा उत प्लस योग होगा। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द बताना है। तो दुर्गुण, दुह प्लस गुण, इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, प्रत्यय नहीं है। दर्शनीय में ई प्रत्यय है, भिक्षुक में उप प्रत्यय है, कर्तव्य में कर्त प्लस व्यय प्रत्यय लगा हुआ है, कर्तव्य। तो प्रत्यय रहित बताना है, क्योंकि प्रत्यय क्या होता है कि शब्द में बाद में अंत में जोड़े जाते हैं और उपसर्ग पहले जोड़े जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 98। यहाँ तक 97 का हो गया था, 98 देखते हैं।
98 पे जो प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि है, व्याकरण की दृष्टि। तो अव्यय, जो अव्यय होते हैं वो व्याकरण की दृष्टि बताए गए हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद, तो प्रति प्लस एक, प्रत्येक यण संधि का उदाहरण है। घोटक शब्द का घोड़ा होता है, घोटक संस्कृत है, और तद्भव यानी हिंदी शब्द घोड़ा होगा। किस शब्द में आ उपसर्ग है, तो उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो पहले जोड़े जाते हैं तो भाव में आ लगाने से अभाव जुड़ जाता है। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? देशज उच्चतर, उच्च प्लस तर प्रत्यय का उदाहरण। देशज का तर, अड़ियल, फर्राटा, घुमक्कड़, तो ये जो शब्द हैं ये देशज हैं। तो जब देशज शब्द हैं तो प्रत्यय भी देशज होगा। उच्चतर जो शब्द है ये देशज नहीं है, इसलिए इसमें प्रत्यय देशज नहीं होगा। अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, अतीन्द्रिय कहलाता है। अति प्लस इंद्रिय मतलब इंद्रियों की जो परे हो, तो इंद्रियों की पहुंच से बाहर या दूर अतीन्द्रिय कहलाता है। अगला प्रश्न, स्वप्न का विलोम जागरण। स्वप्न मतलब सोना, जागरण मतलब जागना, तो स्वप्न का विलोम क्या होगा? जागरण होगा। जो अधिक बोलता है उसे दोस्तों वाचाल कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो तो मृत्युंजय कहा जाता है। एक साथ लिख सकते हो इसको, मृत्युंजय। कलश का पर्याय कुंभ, कुंभ मतलब कलश या घड़ा होता है। चंद्रिका का पर्याय, तो चंद्रिका मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा यानी कौमुदी, कौमुदी माने भी चंद्रमा होता है। और कौमुदी एक फूल होता है जो जिसे चंद्रमा बहुत प्रिय होता है, तो इसलिए चंद्रमा का कौमुदी भी एक पर्याय माना गया है, पर्यायवाची होता है। चलिए दोस्तों, तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था कुछ। यदि ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक बच्चों को, अपने दोस्तों को आप शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि अच्छा लगा हो दोस्तों, तब अच्छा लगा हो तब करना है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये जो क्वेश्चन थे वो आपको कैसे लगे, और इन प्रश्नों में से आपने कितने सही सेलेक्ट किए हैं, आपके कितने सही आंसर निकले हुए हैं, जी ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो का इंतज़ार रहेगा मुझे आप लोगों को। मैं जल्दी से जल्दी अगला वीडियो या अगली क्लास लेकर आऊँगा। धन्यवाद।